हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एसएसटी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। ओशंस मीन्स महासागर और कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे जूल्स वॉर्न के फेमस कोट से की जा रही है। एक बार इसको रीड करते हैं। The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life starving all around. इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि जो ओशंस होता है वो सब कुछ है, जो ओशन है वो सब कुछ है, और जो ओशन है वो 7/10 पार्ट को कवर करता है हमारे ग्लोब के। जो ग्लोब है वो अर्थ को कहा गया है। यानी अगर आप धरती के कुल 10 हिस्से करेंगे, ठीक है, ये तो 8 हिस्से हुए हैं, चलिए देखिए। अगर मान लीजिए आप पूरी धरती के 10 हिस्से करते हैं तो उसमें से 7 हिस्सों का, ठीक है, इस तरीके से आपको उसको 10 हिस्से करने हैं, 7 हिस्सों का सिर्फ वाटर है। और वाटर कैसा है? बहुत ही प्योर है, ठीक है, उसकी ब्रीथ बहुत प्योर है, हेल्दी है, और ये एक डेजर्ट की तरह है। डेजर्ट क्या होता है? जिसमें बहुत सारी रेत होती है, तो जो ओशंस है वो एक डेजर्ट है जिसमें बहुत सारा पानी है। और मैन यहाँ पर कभी भी लोनली नहीं हो सकता, अकेला नहीं हो सकता, यहाँ पे हमेशा लाइफ फील होती रहती है। द ओशन इज द वास्ट रिजर्वर ऑफ नेचर। जो ओशंस हैं वो नेचर के रिजर्वर हैं। रिजर्वर का मतलब होता है जलाशय जिसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं। तो जो ओशंस हैं वो भी एक रिजर्वर है जो नेचर को अपने पास समेट के रखते हैं। The globes begin with the ocean, so to speak, and who knows if it will end with it. मीन्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ग्लोब है, ग्लोब का मतलब यहाँ पे अर्थ से बोला जा रहा है कि अर्थ जो है उसकी शुरुआत ओशन से हुई है, और क्या पता कि इसका एंड भी ओशन से ही हो। तो ये जूल्स वर्न है और इनका ये फेमस कोट है। आगे देखते हैं। तो ये व्यू है, ये एक एरियल व्यू है हमारे अर्थ का, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। लेट्स रिटर्न टू अवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास ग्लोब है तो आप ग्लोब को रोटेट करिए, या फिर आप उस पिक्चर को देखिए जो मून से ली गई है, जो अर्थ की फोटो है। वट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। आपको सबसे ज्यादा फैला हुआ, वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ, सबसे ज्यादा फैला हुआ कलर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है वहां पर? तो सबसे ज्यादा जो आपको कलर दिख रहा है वो आपको ब्लू दिख रहा है, और ब्लू कलर दिखाता है वाटर को। तो ये जो ब्लू कलर है वो रिसेंबल करता है वाटर को। This means that most of the Earth's surface is actually covered with water, almost 3/4 of the surface. In fact, that is why when seen from outer space, the Earth appears mostly blue. Indeed, early astronauts lovingly called the Earth the blue planet. अब देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपको इस चैप्टर में मैंने अंडरलाइन आपको दिखाया गया है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। तो आपको अपनी बुक में भी ये सारी चीजें अंडरलाइन करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के। अगर चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वो मैं आपको साथ के साथ बताती हुई जाऊंगी। और आप जानते हैं कि अब एग्जाम में हमारे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज जो है वो बीच में से ही बनते हैं, चैप्टर के बीच में से एमसीक्यू बनाए जाते हैं। तो जो भी पॉइंट एमसीक्यू के बेस जो मुझे स्ट्रांग लगेगा कि हाँ यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक चैप्टर का कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब आप आंसर देख सकते हैं। The Earth's surface is actually covered with water, almost 3/4 of the surface. यहां तक आपने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा शफल कर सकते हैं शब्दों को अपने हिसाब से। आप सीधा लिखिए द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद, क्या फिर आप लिख सकते हैं द अर्थ 3/4 surface is covered with water, so the earth is called blue planet। कि जो अर्थ है वो 3/4 पार्ट जो है उसका वो जो है पानी से घिरी हुई है, इसलिए वो जब स्पेस देखा जाता है तो ब्लू दिखाई देती है, तो एस्ट्रोनॉट उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। अब यहाँ पे ओशन की डेफिनेशन आई है, तो आप ये पूरी लाइन आपको अंडरलाइन नहीं करनी, यहाँ पे आप लिखेंगे द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन। बीसी आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो जो लार्जेस्ट बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उसे हम कहते हैं ओशंस। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको पिक्चर में सिर्फ एक ही कलर नहीं दिखेगा, आपको एक और कलर दिखेगा जो है हमारा ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर किसे प्रेजेंट करता है? तो ब्राउन कलर लैंड को प्रेजेंट करता है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोब में आपको दो ही चीजें दिखेंगी, या तो जमीन होगी या तो पानी होगा। पानी के लिए आपको ब्लू कलर दिखाया गया है और जमीन के लिए आपको ब्राउन कलर दिखाया गया है। विच कवर अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। और ये जो लैंड एरिया है वो कितना कवर करता है? देखिए मैं आपको ये 3/4 1/4 बता देती हूँ। अगर आप धरती के ना टोटल
4 हिस्से करेंगे तो यहाँ पे एक हिस्से के अंदर लैंड है, बाकी जो 3 हिस्से हैं वहां पे वाटर है, इसलिए वाटर को आप 3/4 लिखेंगे और लैंड को आप 1/4 लिखेंगे। तो ये है कुछ जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। आगे देखिए, द लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। जो लार्ज बॉडी है लैंड की उसे लैंड मास भी कहा जाता है और उसे कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस अगर एक्सपेंशन है तो वो कॉन्टिनेंट कहलाएगा। तो इसमें ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहे हैं, 2-3 पैराग्राफ ये कंबाइन किए गए हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, सेकंड बना ओशंस क्या होते हैं, थर्ड बना लैंड मास क्या है, फोर्थ बना कॉन्टिनेंट क्या है। अंडरलाइन है यहाँ पे डेफिनेशन, आप अपनी नोटबुक में या अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, both oceans and continent play a vital role in shaping the climate of the earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore human life too. We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओशन है और जो कॉन्टिनेंट है वो दोनों ही जो हमारे अर्थ का क्लाइमेट है उसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल मतलब जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस है वो बहुत वाइटल गैस है ना, आपको उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। कौन? ओशन और कॉन्टिनेंट। किसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं? अर्थ के क्लाइमेट में। और ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को, चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे प्लांट की लाइफ हो, चाहे एनिमल की लाइफ हो, इन सबकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और इनका जो इम्पैक्ट है हम अपनी हिस्ट्री में भी देख चुके हैं, हमारे कल्चर में दिखाई देता है और हमारी डेली लाइफ में दिखाई देता है। आगे देखिए, ये आपका डोंट मिस आउट भी हम चैप्टर के करते चलेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे यहीं से छोटे छोटे हम पैराग्राफ इग्नोर कर देते हैं और वहीं से एमसीक्यूज निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नोह वरुणा, प्रोनाउंस्ड सम नोह वरुणा, which means be auspicious to us, O Varun. This is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and the water in general. ये जो एम्बलम है ये हमारी इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी को नौसेना कहते हैं और उनका ये मोटो है। क्या मोटो है? साम नोह वरुणा। और इसका मतलब क्या होता है? बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वरुण। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जो हमारे लिए अच्छा हो। तो उन्होंने कहा है कि ओ वरुण तुम हमारे लिए शुभ रहो। ठीक है, तो वरुण जो है वो वैदिक टाइम के वैदिक डाइटीज हैं, जैसे देवता जिसे हम कहते हैं, तो देवता माने जाते हैं ओशन के, स्काई के और वाटर के। आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये किन के देवता माने जाते हैं। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे स्काई, सी, वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज जो भी ऑप्शन आपको दिखे आपको वो टिक कर देना है। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, शम नो वरुणा। चलिए आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि बांटना, कि हमारी अर्थ के ऊपर वाटर और लैंड किस तरीके से बटे हुए हैं। As it happens, ocean and continents are not distributed equally between the north and southern hemisphere. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओशन और कॉन्टिनेंट है वो दोनों हमारी पूरी धरती पे इक्वल तरीके से नहीं बटे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, अब ये जो पिक्चर देख सकते हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर की है और दूसरी साइड जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर की है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि लैंड कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा है और वाटर कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा है। तो ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है और ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, साउथ हेमिस्फेयर जिसे कहेंगे। तो लैंड की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन कलर बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे ब्राउन कलर ज्यादा नहीं है, 4 छोटे छोटे पैचेस में दिया हुआ है। तो लैंड में हम क्या करेंगे कि नॉर्थ हेमिस्फेयर लैंड के एरिया में ज्यादा हो गया। और अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं साउथ में बहुत सारा हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है। तो वाटर अगर किसी हेमिस्फेयर में आपसे पूछे कि ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि वो साउथ हेमिस्फेयर में है, सदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, आगे देखिए। Let's examine the two maps in figure 2.2. Here too, the blue areas consist of ocean along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf. यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर आपको ये जो सब पार्ट दिखाई दे रहा है वाटर का, इन सबको ओशन नहीं कहते। ठीक है, किसी किसी एरिया को गल्फ कहा जाता है, ठीक है, किसी को सी कहा जाता है
और किसी को यहाँ पे बे कहा जाता है। वो डिपेंड करता है, उनकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, बट आप इनके सिर्फ यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपके पिक्चर, आपकी जो बुक है उसमें बहुत ही प्यारी पिक्चर्स दे रखी हैं। ये ओशन जो है, जो ओशन का नीचे फ्लोर होता है ना, ये उनकी पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि ओशन अपने में काफी ब्यूटीफुल लाइफ जो है वो कंटेन करता है, वो छुपा के रखता है। ओशन हम देख नहीं पाते आम पर्सन तो, लेकिन जो स्कूबा डाइविंग करते हैं या जो पानी के अंदर जाते हैं ना, वो इन सब चीजों को देखते हैं। और ये बहुत ज्यादा, मतलब इसे कहते हैं प्योर चीजें हैं, जहां तक कि अभी तक पीपल नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये बहुत साफ सुथरी अच्छी कंडीशन में है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है कोरल रीफ, ये है हमारी स्टार फिश। आगे देखिए, ये ओशन लाइफ दिखाई गई आपको, ये शार्क है, ये नीचे यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं, ये है स्पर्म वेल, ये मदर वेल है, और ये हमारी बेबी वेल है। ओशंस में बहुत सारी कलरफुल फिशेज होती हैं, ये सारी कलरफुल फिशेज हैं। और यहाँ आएंगे आप, एल्गी देखेंगे। एल्गी एक्चुअली में प्लांट्स तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, ओशंस के फ्लोर पे पाया जाता है। यह है हमारे एम्परर पेंगुइन्स, और यह है एक सी टर्टल। तो ये सब देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत लाइफ है जो कि ओशंस अपने में कंटेन करते हैं। आगे देखिए, द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं जो ओशंस है ना, वो धरती का सारा पानी, मोस्टली सारा जो पानी है वो ओशंस में है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो सारा का सारा सी वाटर है, और सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता। ठीक है, ना ही उसको एनिमल यूज कर सकते हैं, ना ही उसको ह्यूमन यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, तो और अदर हैंड पे जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जिसे हम लोग मीठा पानी बोलते हैं, वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में है। और जो वो स्मॉल प्रोपोर्शन में है, तो वो धरती पे किस फॉर्म में है, वो है ग्लेशियर्स की फॉर्म में। आप पहाड़ बनाते हो ना, इस कैच में पहाड़ बनाते हो, फिर यहाँ पे आप व्हाइट कलर कर देते हो, तो जो व्हाइट कलर है वो यही ग्लेशियर्स है। और रिवर हो गई, लेक, एटमॉस्फेयर में पानी है, और हमारा ग्राउंड वाटर। तो आपसे अगर पूछें कि फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे ग्लेशियर, रिवर, लेक, एटमॉस्फेयर और ग्राउंड वाटर लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन। ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। 5 ओशन के नाम आपको याद भी रखने हैं, और उनको मैप में फिल करना भी सीखना है। मैं यहाँ इस वाले वीडियो में आपको मैप को फिल करना भी समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, कि कितने हमारे ओशंस हैं, तो 5 ओशंस हैं। पहला है हमारा पैसिफिक ओशन, सेकंड है अटलांटिक ओशन, थर्ड है इंडियन ओशन, फोर्थ है आर्कटिक ओशन, एंड फिफ्थ है सदर्न ओशन भी कह सकते हो, इसी का नाम अंटार्कटिक ओशन भी है। ये 5 ओशन होते हैं मेन। Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The line that divides them on the map are no more than convention. The natural world does not follow such boundaries. Sea water, for example, constantly flow across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plants and animal species can be found across multiple oceans. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अभी मैं आपको मैप ही समझा देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये एक हमारा ग्लोब है, और इसमें ओशंस बनाए गए हैं। ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, जो पहला ओशन है। ये हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, दूसरा ओशन आप कह सकते हैं। ये आर्कटिक हो गया, थर्ड ओशन। इंडियन ओशन हो गया, फोर्थ ओशन। सदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशन हो गया, फिफ्थ ओशन। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंडियन ओशन दुनिया का इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, और इंडियन ओशन आप जानते हैं कि इंडिया के नाम पे रखा गया है। अब आप रियलिटी में देखिए, मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि कोई अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन के बीच में कोई बाउंड्री है? कोई रियलिटी में बाउंड्री पानी के बीच में बन सकती है? नहीं बन सकती। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि रियलिटी में कोई बाउंड्री नहीं है, पानी तो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो ये खाली एक मतलब सेपरेट किया गया है, बट वो नेचर के थ्रू सेपरेट नहीं किया गया है। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं छोटे छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये 3, मरीन, फ्लोरा एंड फ्योना। पहले इनको समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं। मरीन देखिए, रिलेटेड टू और फाउंड इन दी ओशंस एंड सी। कुछ भी ऐसा जो कि ओशन और सी में मिलता है, उसे हम कहते हैं मरीन। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, वो प्लांट लाइफ जो पर्टिकुलरली किसी रीजन पे होती है, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, यानी किसी एक एरिया में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल फ्लोरा कहलाते हैं। और किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स को फौना कहते हैं। फ्लावर को ना देखो, जो फ्लोरा है ना, उसे आप फ्लावर से याद रखना। फ्लावर किस में होता है,
पेड़ पौधों में होता है। तो फ्लोरा जब बोल रहे हैं तो पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, और जब फोना बोल रहे हैं तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोरा में एन आ रहा है ना, एन से आप एनिमल याद रखना। कुछ भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखिए, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो सारे ओशंस है उसमें अच्छी खासी मेरीन लाइफ है। मेरीन लाइफ है उनके अंदर, बहुत सारे प्लांट, और ओशंस में हमारे प्लांट्स और एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। द मेरीन फ्लोरा इंक्लूडिंग, मेरीन फ्लोरा यानी कि जो पानी से रिलेटेड पेड़ पौधे हैं उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है एल्गी, सीवीड्स। ठीक है, और अगर एनिमल की बात करें तो कौन कौन आता है उसमें, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, बहुत सारी कलरफुल फिश आती है, डॉल्फिन्स आती हैं, वेल्स आती हैं, और बहुत सारे डीप सी क्रिएचर आते हैं जिनके नाम भी नहीं पता। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ द ओशंस फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म। अब देखो सनलिट सरफेस क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन का डीप 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 एरिया है। तो ओशन को अगर हम सन यहाँ पे बनाएंगे तो सन की रेज तो खाली थोड़ी दूर तक दिखेगी, उसके बाद तो अंधेरा अंधेरा होगा सब कुछ। तो ये जो सनलिट बोल रहे हैं ये ऊपर का सरफेस है, और जो डार्क बोल रहे हैं वो बिल्कुल, जो अगर हम यहाँ पे मैं ओशन बनाऊंगी तो ये बिल्कुल नीचे के एरिया को डार्क डेप्थ बोला जा रहा है। चलिए आप एक बार यहाँ पे मैप देख लीजिए। आर्कटिक ओशन नंबर 1 पे, पैसिफिक ओशन रख दीजिए सेकंड पे, अटलांटिक रख दीजिए थर्ड पे, इंडियन रख दीजिए फोर्थ पे, और सदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशन रख दीजिए फिफ्थ पे। ये 5 ऑप्शन हैं। पैसिफिक आप इधर या इधर कहीं पे भी शो कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। पैसिफिक नाम ही है, वो ओशन पूरा राउंड है ना ये, इसलिए इस तरीके से दिखाया गया। अगर आप धरती को पूरा राउंड करेंगे ना तो ये दोनों ओशन जो है वो एक ही तरफ हो जाते हैं। चलिए अभी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशन ये कौन से हेमिस्फेयर में है, तो आप यहाँ पे देख के बताएंगे। ये जो लाइन है ये हिंट की लाइन है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर वाला नॉर्थ हो गया और इसके नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर हो गया। आगे देखिए, इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो पैसिफिक को आप रखेंगे सबसे पहले, सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड पे रखेंगे आप अटलांटिक को, इन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ है, अटलांटिक सेकंड नंबर पर आ रहा है। इंडियन ओशन है थर्ड प्लेस पे, फोर्थ पे है सदर्न, एंड लास्ट है आपका आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन। आगे देखिए, आप ये सब को नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट। As the map of oceans make clear, the main limits of the Indian Oceans are Asia to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from the southern oceans in the south. तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन का लिमिट कहाँ कहाँ से है, तो ये इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे एशिया, ठीक है, सब हर डायरेक्शन में इसको बता दिया है कि कहाँ कहाँ तक इसकी लिमिट है। On either sides of India, we find two parts of the Indian Oceans, the Arabian Sea to the west and Bay of Bengal and the east. On the east. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये इंडिया है और ये है आपका अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, दोनों वाटर बॉडी है। अरेबियन सी कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये हमारा वेस्ट वाले डायरेक्शन में है, और बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, नीचे आप ध्यान चीजें रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ओशंस एंड डिजास्टर। रिटर्निंग टू द पिक्चर of the earth at a start of this chapter, you may have noticed white shape across the globe. Did you guess what they are? They are large masses of cloud. ठीक है, अब ये हमें से क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपने चैप्टर की स्टार्टिंग देखी होगी, यहाँ पे देखिए व्हाइट एरिया दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये रहा व्हाइट पूरा, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये सब एरिया व्हाइट व्हाइट दिखाए गए हैं। तो बोल रहे हैं ये व्हाइट इलाका, ये जो आप देख रहे हो मैप में, ये क्या है, तो व्हाइट जो है वो क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स को शो करता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर आ गया जो क्लाउड्स को शो करता है, और ये ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि बारिश लेकर आते हैं। फॉर इंस्टेंस द मानसून rains we in India expect every summer originated in the oceans. Without such rain, our agriculture and all life will suffer. But oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclone, which can cause widespread damage to coastal region of the world. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समर के टाइम पे मॉनसून आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बारिश के हमारा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो सफ़र करेगी। बट वही ओशन जो कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना पॉजिटिविटी की बातें बताई गई हैं ओशन के बारे में, वहीं पे कुछ नेगेटिव बातें भी हैं।
जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाए, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के साथ, तो वो साइक्लोन बन जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है कोस्टल एरियाज पे। कोस्टल एरिया क्या होते हैं, वो इलाके जो पानी वाले इलाकों से चिपके हुए होते हैं। देखिए ये सब कोस्टल एरिया है, यहाँ पे पानी है, बीच का इलाका देखने को मिलेगा आपको, ये सब कोस्टल एरिया होता है। ये तो पहला आ गया। पहला डिजास्टर कौन सा है, साइक्लोन। सेकंड डिजास्टर है सुनामी। ठीक है, दो डिजास्टर की बात की गई है, पहला साइक्लोन है और सेकंड है आपका सुनामी। टी साइलेंट रहता है बेटा, ठीक है, इसमें टी को ध्यान रखना है आपको। द सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशन। तो सुनामी वो दूसरा डिजास्टर है जो कि ओशन में ओरिजिनेट होता है। ये क्या होता है, इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक eruption इन द बॉटम ऑफ द ओशन। मान लीजिए कि ये जो है आपका ये ओशन है और यहाँ पे लोग रहते हैं, ये जो है लैंड है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया तो क्या होगा, पानी तो सारा का सारा आपका लैंड के एरिया पे चला जाएगा। अब भूकंप आएगा तो पानी तो अपनी जगह पे रुकेगा नहीं, उसमें वेव्स बनेंगी। तो वही वेव्स अगर एक लिमिट को क्रॉस कर देती हैं तो वो सुनामी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और सुनामी जो है हजार थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल करती है और सारे कोस्टल एरिया को सबमर्ज कर देती है, यानी पानी में डुबा देती है, जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज होता है। आगे देखिए, डोंट मिस आउट। अब यहाँ पे है 26 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 26 दिसंबर 2004 की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे इंडिया में और ऐसे ही 13 कंट्री के अंदर, 13 कंट्रीज के अंदर इंडियन ओशन में, ठीक है, एक पावरफुल सुनामी आई थी, अर्थक्वेक हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में अर्थक्वेक हुआ था। एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बनता है ये। तो कब आई थी सुनामी, तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कहाँ पर, इंडिया जैसी 13 कंट्री में, इंडिया में भी और इंडिया जैसी ही और बहुत सारी कंट्री थी इंडियन ओशन में। तो वहाँ पे 13 कंट्रीज में सुनामी आई थी। कहाँ पर, इंडियन ओशन के अंदर। और ये जो सुनामी है क्या, किस वजह से आई थी, अर्थक्वेक आ गया था इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, देखिए अब मोर देन 2 lakhs पीपल लॉस देयर लाइफ। कितने लोगों की, 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई उसमें। और इंडिया के अंदर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है, एंड दी कोस्टल, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कुछ ये एरिया थे जो बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था लाइफ का और प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये दिन आप जरूर याद रखिएगा, 26 दिसंबर, जस्ट क्रिसमस के नेक्स्ट डे 2004 की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, सच सुनामी आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कॉस्ट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुनामी जो है वो एक रेयर फिनोमिना है। ऐसा तो नहीं कि हर साल, आपने सुना ही नहीं होगा 2004 के बाद की कभी सुनामी आई है। तो बहुत रेयर फिनोमिना है, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक है ये, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। और लकी हैं हम लोग कि इस चीज़ को पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम, देयर इज इन पर्टिकुलर इन इंडियन ओशन एंड इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। अब कह रहे हैं कि एक सुनामी वार्निंग सिस्टम है जिसके लिए बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में मिलकर कोलैबोरेट किया है ताकि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को बना सकें। टू विच मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट, और उसमें इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है और इंडिया जैसी बहुत सारी और जो कंट्री है उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। दिस हेल्प टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसमें हेल्प करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को बचा सकते हैं। इवेंट दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर, जो भी इवेंट है जिसकी वजह से लाइफ खत्म हो सकती है या फिर प्रॉपर्टीज खत्म हो सकती है, जैसे आप जानते हो भूकंप में घर गिर जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको कौन मैनेज करता है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट है इंडिया का, तो उसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। फुल फॉर्म की कैटेगरी में आप इसे रख लीजिए, ये फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, ओशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, अब कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो रहा है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस, हाउ मैनी कैन यू काउंट, आप कितने काउंट कर सकते हो। द आंसर इज नॉट सो सिंपल, दे आर कैन बी काउंटेड इन as they can be counted in several ways depending on our choice। हम अपनी चॉइस के हिसाब से उसको कितना भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये 4 से लेकर 7 के बीच में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्यों, हम तो 7 पढ़ते हैं कि भाई कॉन्टिनेंट तो 7 होते हैं, यहाँ पे 4 से 7 क्यों बोल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर टू बी 2 continent, but if seen as a single landmass they can
ऑल्सो बी कंसिडर एज वन। मतलब ये कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जिसे हम अलग अलग मानते हैं, वो अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप उसको एक बॉडी भी मान सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए बिल्कुल ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, देखो ये पतली सी जो लाइन है ये इन्हें कनेक्ट कर रही है। तो कहने को ये दो कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर हम उसको एक माने तो ये एक भी कहला सकता है कि हाँ भाई ये एक ही कॉन्टिनेंट है। आगे देखिए, यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर एज टू कॉन्टिनेंट ऑल्दो द मैप्स मेक इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यूरोप और एशिया जो है वो भी एक ही लैंड मास है, वो अलग अलग नहीं है, उसको अब अलग अलग कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक ही लैंड मास है, उसमें कोई अलग नहीं है, और उसको एक साथ में यूरेशिया कहा जाता था। ठीक है, और अफ्रीका और यूरेशिया जो है जनरली रिगार्डेड टू कॉन्टिनेंट, उसको दो कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब देखिए, जब आप चार कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो अफ्रीका, यूरेशिया एक हो गया, अमेरिका दूसरा, अंटार्कटिक तीसरा जो हमारा अंटार्कटिका है, और ऑस्ट्रेलिया फोर्थ। ठीक है, अगर आप पांच कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अमेरिका रिपीट कर दिया, अंटार्कटिक रिपीट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया रिपीट कर दिया, अफ्रीका यूरेशिया के टुकड़े कर दिया, अफ्रीका अलग यूरेशिया अलग। जब ये सिक्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका आ गया, अंटार्कटिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूरेशिया आ गया, अमेरिका के दो हिस्से कर दिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग। और लास्ट में जो हम मानते हैं वो हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये 7 जो हैं आपके फाइनल कॉन्टिनेंट बनते हैं। आगे देखिए, डोंट मिस आउट। यू मे हैव सीन दी 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो ये सिंबल है ओलंपिक गेम का। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कितने रिंग्स होते हैं उसमें, तो 5 रिंग्स होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, तो आप एक कलर देख सकते हैं। They symbolize the gathering of sportspersons from all over the world. The ring were chosen to represent 5 inhabited continents: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अब देखिए, कॉन्टिनेंट है 7 पर रिंग है 5। क्यों? तो सबसे पहले तो आप अंटार्कटिका को हटा दीजिए क्योंकि उसमें लोग नहीं रहते, और जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है उसे कंबाइन करके एक सिंगल अमेरिका बना दिया। तो गिनती के कितने कॉन्टिनेंट हुए गेम्स के व्यू से, तो 5 ही कॉन्टिनेंट हुए। तो इसलिए यहाँ पे 5 रिंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ let us look at the diagram in page 36, which is based on the list of the 7 continents. It does not show their actual shape but their relative size. तो ये कुछ डब्बों के हिसाब से आपको, मतलब ये क्यूब्स जो हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। एशिया में बहुत सारे डब्बे हैं तो ये सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम डब्बे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, 3 3 6 2 7 8 हो गए, तो 8 हुए, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो बस ये आपको एक समझाने के लिए कि आप डब्बों के हिसाब से काउंट करके पता लगा सकते हो कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है और कौन सा बड़ा है। आगे देखिए, आइलैंड। If you have carefully observed the 2 maps earlier in this chapter, you may have noticed that the continent do not include all landmass. अब ये बोल रहे हैं, अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि जो कॉन्टिनेंट है वो छोटे छोटे लैंडमास को इंक्लूड नहीं करते, तो उन बेचारे लैंडमास का क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड आइलैंड। देखो आइलैंड किसे कहते हैं, कोई जमीन है जिसके हर तरफ वाटर है, ठीक है, हर तरफ पानी है, तो उसे हम कहेंगे आइलैंड। और अगर कोई एरिया है और उसके 3 साइड वाटर है, ठीक है, 3 साइड वाटर है, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आइलैंड और पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है। जो आइलैंड होता है वो चारों हर सबसे ऑल साइड से पानी से घिरा होगा, और जो हमारा पेनिनसुला होता है वो सिर्फ 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। आगे देखिए, तो देर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, लाखों के क्वांटिटी में हमारे प्लैनेट के ऊपर आइलैंड्स हैं। डोंट मिस आउट, ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड है। ठीक है, और किसके बराबर है, इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है, लाइक हरियाणा जो है, हरियाणा नहीं, राजस्थान इंडिया का एरिया के मामले में सबसे बड़ा है। ठीक है, एरिया के मामले में जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा है, तो 10 राजस्थान को आप जोड़ोगे ना तो एक ग्रीनलैंड बनेगा। इंडिया के अंदर 1300 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। ठीक है, उसमें 2 मेजर हैं, अंडमान एंड निकोबार एक हो गया और लक्षद्वीप दूसरा हो गया। जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ है, वो
बे ऑफ बंगाल में है, और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है, वो अरेबियन सी में है। देखो आपको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ए बी। ए बी हमारे इंग्लिश के वर्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे एल ए, ठीक है, एल ए, नीचे से ऊपर जाएंगे, और ए बी। ए से हो गया अंडमान एंड निकोबार, बी से हो गया बे ऑफ बंगाल, एल से हो गया लक्षद्वीप, ए से हो गया अरेबियन सी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बी यहाँ बीच में है, इधर भी ए है और इधर भी ए है। मैं इसको और जरा इजी तरीके से आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो आपको यहाँ पे करना है बी, इसके सामने भी ए है और इसके नीचे भी ए है। ये ए कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार का, और ये क्या है, अरेबियन सी का। और ये बी क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, और आप यहाँ पे लक्षद्वीप याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्शन के हिसाब से कौन से वाटर बॉडी में कौन सा आइलैंड है ये आपको याद हो जाएगा। 1931 में इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लोर किया जा रहा था अंटार्कटिक को, ठीक है, जहाँ पे वेरी कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत सी हार्श एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लोग नहीं रहते। तो 1983 में इंडिया ने क्या किया, पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। क्या नाम है उसका, दक्षिण गंगोत्री। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सवाल पूछ सकते हैं कि जो पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन है इंडिया का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। और उसमें 40 टीम्स के मेंबर गए थे, साइंटिस्ट ने वहाँ पे जो है रिसर्च को कंडक्ट किया था। और वो क्या देखना चाह रहे थे कि क्या क्या क्लाइमेट है, क्लाइमेट का क्या एवोल्यूशन हुआ है, कैसे क्लाइमेट इस तरीके से हमारे धरती का है, ठीक है, और एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी और एक पोस्ट ऑफिस भी जो है स्टैब्लिश किया है। आगे देखिए, ओशंस एंड लाइफ। Oceans and continent are a vital part of the environment and affect most aspect of our life, even if we do not notice it. We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is part of the Earth's water cycle, which you will further study in science. Without oceans, for instance, there would be no rainfall. The Earth would be a desert. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ओशन और जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इसके बिना जो है हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। हम नोटिस नहीं करते कि हमारे लिए ओशन कितना इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद भी ओशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक वो हमारे लिए रेन लेकर आता है, ठीक है, रेन के बिना अर्थ पे जो वाटर साइकिल है वो नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ocean's flora, which is why they are called the planet's lungs. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारे ओशंस हैं उसके अंदर जो फ्लोरा है ना, मतलब जो हमारा ओशंस है उसके नीचे जो पेड़ पौधे हैं वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। और पूरे प्लैनेट की जो हाफ ऑक्सीजन गैस है वो यही प्लांट जो है, जो ओशन के नीचे वाले प्लांट हैं जिन्हें ओशन फ्लोरा कहते हैं, वो बनाते हैं। इसलिए उनको हम प्लैनेट्स का लंग्स भी कहते हैं, फेफड़े भी कहते हैं, ठीक है। The ocean therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आपसे पूछ सकते हैं ओशंस के पॉजिटिव पॉइंट बताओ। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट आप यही बोलेंगे कि प्लैनेट्स जो हैं वो जो प्लांट्स हैं, हमारे जो ओशंस के प्लांट्स हैं वो हमारे प्लैनेट का लंग्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ से ज़्यादा ऑक्सीजन वही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड, आप बोलेंगे कि इसका जो रोल क्या है, रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, धरती को ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। थर्ड पॉइंट आप बनाएंगे कि लाइफ को सस्टेन करता है, मतलब धरती पे जो लाइफ है वो भी ओशन की वजह से ही है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओशंस हैव डीपली इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वे। अब और ओशंस ने इंसान को और भी अलग तरीके से इम्पैक्ट किया है। क्या क्या तरीके हैं, आगे देखिए। फ्रॉम अर्ली टाइम, पुराने टाइम्स की बात कर रहे हैं। पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन। पहला मैंने आपको 3 पॉइंट ऊपर बताए हैं, चौथा पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, ये 4th पॉइंट है। पुराने टाइम पे जब एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे तो लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाने के लिए आप सोचिए क्या इस्तेमाल करते होंगे। लैंड तो इतना दूर तो जाएंगे नहीं, तो वो क्या करते थे, वो सी रूट, ओशन के जो रूट होते हैं उसका यूज करते थे। तो चौथा तो ये पॉइंट हुआ। पांचवा है टू ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ गुड्स, यानी और कुछ गुड्स लेने आने जाना है, कुछ सामान बाहर से मंगवाना है तो वो भी वाणी के थ्रू आता था। चौथा पॉइंट ये हो गया।
5वां हुआ टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन, जो भी मिलिट्री कैंपेन होता है, नेवी जो होती है ना, नौसेना, वो भी उसी में काम करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ। एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, और आप जानते हैं हम बहुत सारा सी फूड खाते हैं ना, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, और जो फिशेज हैं ये सब सी वाटर की कैटेगरी में, सी वाटर जो है उसमें ही ये सब आते हैं, उनका ही फूड का सोर्स है ये। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फूड का सोर्स भी है। ओशंस हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो हमारा ओशन है, वो जो यहाँ पे ना कोस्टल एरिया पे जो लोग रहते हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कल्चर को नरिश करता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड अबाउट दिस सी गॉड एंड गॉडेस, सी मॉन्स्टर एंड ट्रेजर फ्रॉम द सी, द ओशंस डेंजर बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स। ओशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ओशंस के भगवान हैं, ठीक है, उनके ओशन से रिलेटेड स्टोरीज हैं बहुत सारी, तो वो उनको वर्शिप भी करते हैं और वो उनके लिए ओशन डेंजर भी है। तो ओशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों की लाइफ पे भी, और आम जो लोग रहते हैं उन पे भी। चैप्टर की एंडिंग हो रही है लास्ट डोंट मिस आउट से। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या कहा है कि भाई 8 जून को हम मनाएंगे वर्ल्ड ओशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे आप, 8 जून क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे। क्यों मनाया जाता है ये हम सबको ये रिमाइंड करने के लिए है, हमको ये सब याद दिलाने के लिए है कि ओशन जो है हमारी एवरीडे लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? लंग्स ऑफ अवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का लंग्स है, मेजर सोर्स है फूड का, मेडिसिन का, ठीक है, और हमारा बायोस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोस्फेयर जानते हैं ना, इसमें एक प्लैनेट, एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड करता है, तो पूरी जो साइकिल है, जो पूरी लाइफ साइकिल है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उन्होंने अपने प्रोग्रेस के पीछे सबको बर्बाद कर दिया धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे साइंटिफिक की स्टडी से पता चला है कि जो ओशंस हैं वो धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहे हैं। कौन कर रहा है पॉल्यूट? ह्यूमन की एक्टिविटीज। ठीक है, वो क्या करते हैं? वी थ्रो सेवरल माइल्स several millions tons of plastic waste into the oceans every year. मिलियंस की क्वांटिटी, मिलियन टन की क्वांटिटी में प्लास्टिक को ओशंस में हर साल थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। उससे जो मरीन लाइफ है वो चोक हो रही है। ठीक है, यानी मरीन लाइफ खत्म होती चली जा रही है। और भी बहुत से टाइप के पॉल्यूशन है, आप जानते हो वाटर पॉल्यूशन क्या है? सारी घरों का नाला, ठीक है, फैक्ट्रीज के कचरा सब ओशन में जा रहा है, सब नदियों में जा रहा है, नदियां बह के ओशन में जा रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, हम अलग से कचरा फेंक रहे हैं, इंडस्ट्रीज अलग से कचरा फेंक रही हैं, पूरी मरीन लाइफ खराब हो रही है उससे, और इसका रिजल्ट क्या है? द मरीन एनवायरमेंट इज अंडर थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, तो जो पूरा मरीन एनवायरमेंट है वो सब खतरे में है। लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन तो एक दिक्कत है ही कि हम कचरा फेंक रहे हैं, ये तो एक प्रॉब्लम है ही। तो एक प्रॉब्लम तो हुई ये आपका प्लास्टिक को थ्रो करना, सेकंड हुआ ओवर फिशिंग। लोग लालच के मारे क्या कर रहे हैं? जहाँ 10 फिश की नीड है वहाँ 20 फिश को किल कर रहे हैं। तो ओवर फिशिंग करने की वजह से क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो मछलियां हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं। It is our collective responsibility to protect oceans for the future of the planet and the humanity and of humanity means कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक इंसान की नहीं, सबकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ओशंस को अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्लानट के फ्यूचर के लिए, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए उसको हम प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं टॉपिक्स वो इसमें मैंने कवर किए हैं, पूरा लाइन टू लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं आपको इस मैप में भर के बता देती हूँ कि आप ओशंस और कॉन्टिनेंट को किस तरीके से फील करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले हम 5 ओशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है हमारा सबसे बड़ा ओशन, वो भरेंगे, आप यहाँ भी भर सकते हैं। सेकंड में आप यहाँ पे अटलांटिक ओशन भर लेंगे, थर्ड में आप यहाँ पे सदर्न ओशन भर लेंगे, फोर्थ यहाँ पे आप इंडियन ओशन भरेंगे, और फिफ्थ यहाँ पे आप आर्कटिक ओशन भरेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। 7 कॉन्टिनेंट हैं, ध्यान रखिएगा। पहले में आप लिख देंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपका है साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये हो गया आपका, यहाँ पे आप फोर्थ भर दीजिए अंटार्कटिका, ये आपका हो गया फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है, कैसे लाइन से हम करके यहाँ पे हम भर देंगे। सिक्स्थ में हमारा एशिया, और यहाँ पे 7th में हमारा यूरोप। ठीक है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। अब कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका, ये हो गया
एशिया और ये हो गया यूरोप। इंडिया किस में आता है? एशिया में आता है। ठीक है, आप 1 से 2 बार मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये मैप जो समझ में आ जाएगा। बाकी चैप्टर होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हाईलाइटेड ही हैं, तो आप उनको ध्यान से देख सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ। तब तक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टाइम एक और नए चैप्टर के साथ मैं फिर से आऊँगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।